दो वेव कोहेरेंट हैं, मीन्स उनमें फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है। और कोहेरेंट सोर्सेज हम लेने होते हैं तो 1 से 2 बनाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है इनिशियल फेजेस में। क्योंकि इंडिविजुअल अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज लिए, फाई 1 भी कंटिन्यूसली चेंज होगा, फाई 2 भी कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो उनके डिफरेंस को कांस्टेंट नहीं रखा जा सकेगा। बट इफ यू आर गेटिंग 2 सोर्सेज फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, देन दिस डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। 1 से 2 बनाने होंगे एंड एम्पलीट्यूड डिवीजन ले लें, वेवफ्रंट डिवीजन ले लें। तो जो बात हमारे सामने आई वो ये है कि डेल्टा फाई जो है, डेल्टा फाई रहा 2 पाई बाई लेमडा x1 माइनस x2 प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। तो फाई 2 माइनस फाई 1। अब एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, 1 से 2 बनाने हैं इन दोनों को हम जो बनाएंगे 1 से 2 बनाएंगे, 1 से 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे। ये x1 है पाथ, x2 पाथ है, ये फेज डिफरेंस है। अब अगर मैं यहां का और यहां का इनिशियल फेजेस सेम ले लूं, फाई 1 फाई 2 के बराबर ले लूं, इफ ऐसा हमेशा होगा जरूरी नहीं है, हम आगे प्रॉब्लम में इसको समझेंगे। पर अगर मैंने बराबर ले लिए तब मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू x1 माइनस x2। और ये कौन सी है? ये है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। और ये हमारा है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। कहीं पर भी फेज डिफरेंस कितना होगा वो अगर जानना है तो पाथ डिफरेंस को 2 पाई बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर। एक सीधी सी बात है, ये के ही तो है, 1 मीटर में कितना फेज डिफरेंस आता है। इन दोनों में पाथ में अंतर है तो मालूम कर लो ये भाई पाथ में कितना अंतर है। 1 मीटर अंतर होता है तो के यानी 2 पाई बाई लेमडा का अंतर होता है। जितना भी वो 1 मिलीमीटर अंतर है तो कैलकुलेट कर लो। तो जैसा भी कैलकुलेशन है पाथ डिफरेंस देख करके फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और फेज डिफरेंस मालूम हो जाता है तो हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है वो फेज डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। तो यहां देखिए कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2, तो ये डेल्टा फाई हम यहां से लिख सकते हैं। ये टर्म हमारी जो है ये x1 माइनस x2, ये हमारा पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। अब हमने एक बात समझी थी कि डेल्टा फाई की वैल्यू से इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है। देखिए इंटेंसिटी कर्व को अगर हम एनालाइज करें, इंटेंसिटी, ये एवरेज इंटेंसिटी ले रहा हूं, ये एवरेज वैल्यू, इस एक्सिस पे हमने फेज डिफरेंस ले लिया, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा। आई मैक्सिमा कितना होता है भाई? आई मैक्सिमा है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये मैक्सिमा है। मिनिमा में ये टर्म माइनस हो जाती है, कॉस फंक्शन हमारा -1 हो जाता है, मैक्सिमा में वो हमारा +1 हो जाता है, तो ये प्लस आ गया। मिनिमा रहेगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये मिनिमा है। 0 और ये पाई बाई 2 यहां तक, पाई बाई 2, क्योंकि बेसिक इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। पाई बाई 2 पे फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 पे फंक्शन 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है। ये फिर ये पाई पर, फिर यहां 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ये हमारा है।
तो ये एवरेज से ज्यादा है, यहां एवरेज से कम है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। अब मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस अगर कम हुआ तो ब्राइट और डार्क का अंतर कम हो जाएगा, तो हमारी फ्रिंजों की विजिबिलिटी या जो भी हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा सुपरपोजिशन से, उसको देखना थोड़ा मुश्किल होगा। हम जब इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं विजिबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा को देखते हैं, एक विजिबिलिटी की जो टर्म है, विजिबिलिटी की टर्म हमारी क्या जाएगी, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी होती है आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। विजिबिलिटी आई मैक्सिमा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। आई मिनिमा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। और यहां आएगा आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये टर्म आप देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। ये टर्म हट जाएंगी, ये 2 आ जाएगा, 2I1 प्लस I2 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। ये कंट्रास्ट कहलाता है। 100% अगर कंट्रास्ट चाहिए, इसकी वैल्यू 1 लाना चाहिए हमें, तो 100% कंट्रास्ट। परसेंटेज में लेना होता है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में कंट्रास्ट आ जाएगा। तो अगर मुझे 100% चाहिए, अगर मैं देखिए I1 को I2 के बराबर करता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2i ऊपर, और नीचे भी हो जाएगी 2i। I1 I2 को मैंने मान लो I0 ले लिया, तो ये हमारा 2i0 और ये भी 2i0, और मेरा आंसर हो जाएगा 1। यानी मुझे कंट्रास्ट 100% मिल सकता है। ब्राइट वाला फुल ब्राइट और डार्क वाले की ब्राइटनेस आई मिनिमा 0 मिल, देखो वैसे भी लग रहा है, ये आई मिनिमा को अगर मैं 0 कर दूं तो ये रेशो 1 आ जाएगा, यानी मेरे को बेस्ट फ्रिंजेस मिल जाएंगे अगर मैं आई मिनिमा को 0 कर दूं। और वो तब 0 हो जाएगा जब I1 I2 के बराबर हो जाएगा। और I1 और I2 बराबर करने के लिए A1 और A2 को बराबर लेना होगा, यानी जो दो वेव सुपर इंपोज हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हुए तो जब मिनिमा होगा तो इक्वल एम्पलीट्यूड की दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में पाई तभी मिनिमा आता है, तो एक वेक्टर दूसरे को कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 बन जाएगा, आई मिनिमा 0 मिल जाएगा, मैक्सिमा मैक्सिमा रहेगा, मिनिमा 0 हो गया। जब मिनिमा 0 हो जाएगा तो हमारी विजिबिलिटी जो है वो 100% हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि हम बेहतरीन फ्रिंजे देखना चाहते हैं, तो अब हमारे पास ये रहा कि भाई एम्पलीट्यूड बराबर लें या नहीं लें। अरे भाई ले लोगे तो अच्छा है। देखो ये एसेंशियल कंडीशन तो नहीं है पर डिजायर्ड तो है। हम चाहेंगे तो सही कि यार एम्पलीट्यूड बराबर आ जाए, तो उससे होगा ये ब्राइट वाला फुल ब्राइट हो जाएगा और डार्क वाले पे कंप्लीट डार्कनेस आ जाएगी। 100% विजिबिलिटी हमारे पैटर्न की होगी अगर हमने दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर ली है, या इन अदर वर्ड्स दोनों हमने सेम एम्पलीट्यूड के लिए हैं, तब हमारा विजिबिलिटी या कंट्रास्ट 100% रहता है। ये कंडीशन एक डिजायर्ड कंडीशन है। एसेंशियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो तो कोहेरेंसी है। कोहेरेंसी में एम्पलीट्यूड की कोई बात नहीं है। कोहेरेंसी अगर नहीं है तो फिर तो एवरेज इंटेंसिटी ही मिलनी है I1 प्लस I2, लेकिन अगर कोहेरेंसी है तो फिर हमारी इंटेंसिटी एवरेज से ज़्यादा या कम मिल जाती है, और जो ज़्यादा जहाँ है वो वहाँ ज़्यादा बनी रहती है, जहाँ कम इंटेंसिटी है वहाँ कम इंटेंसिटी बनी रहती है। पैटर्न हमारा सस्टेंड रह जाता है। कोहेरेंसी की जरूरत होती है, और कोहेरेंसी क्या है फिर दिमाग में रखो, डेल्टा फाई शुड नॉट चेंज विद टाइम, यही हमारी कोहेरेंसी है। अब इसमें जब ये मिनिमा मैक्सिमा हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये मिनिमा 0 टच करने हैं, मैक्सिमा क्या रहेगा, ये स्पेशल केस के रूप में हम ले लेते हैं कि अगर दोनों सोर्स मेरे पास में सेम एम्पलीट्यूड के हैं, अभी हमने बात की सेम एम्पलीट्यूड के हैं और कोहेरेंट भी है,
तो फिर मैक्सिमा मिनिमा क्या बनते हैं, कैसे रिजल्टेंट देखा जाता है, कैसे इंटेंसिटी देखी जाती है, क्या ग्राफ हम हैं, एक बहुत सिंपल से तरीके से बात यही करना है, पर एक स्पेशल केस के साथ 100% जो है अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्रास्ट रहे तो एम्पलीट्यूड इक्वल करके हम बात करें। देखिए हम स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी रहे वो 100% रहे। उसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी 0 करनी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड्स हमें इक्वल रखने पड़ेंगे और दोनों की इंटेंसिटी हमें एक तरह से बराबर ले लेंगे तो ये सारे काम हमारा हो सकता है। अब देखिए बहुत सिंपल सी अप्रोच, मैं कोई फॉर्मुलेशन पे नहीं जा रहा, फॉर्मूले हमारे पास हैं लेकिन हम एक सिंपल सा सोचे नहीं यार। दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे का ए, मान लो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। बोलो सर ये तो बदलता है, अरे नहीं भाई, ये कोहेरेंसी है तो जितना भी है उतना बना रहता है। मान लो डेल्टा फाई ले लिया, जनरल बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ये रिजल्टेंट आ गया। दो वेक्टर है हमारे पास में, ये भी ए है, ये भी ए नॉट है। अब रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट हमारा बनेगा इधर का ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। वेक्टर एडिशन आपने सीख रखे, तो रिजल्टेंट हमारे पास में आ जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट कितना, अगर ये ए नॉट मानता हूं, इसको भी मैंने ए नॉट माना, तो ए नॉट कॉस डेल्टा फाई बाई टू क्यों किया, क्योंकि रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। तो ये डेल्टा फाई बाई टू, ये ए नॉट, बोले इसका भी ये कंपोनेंट इधर वाला इससे जुड़ेगा, ये वाले कैंसिल होने ही है, तो कुल मिला के ये भी और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2a नॉट कोस डेल्टा फाई बाई टू। और अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई हो जाएगी 4a नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई टू। और ये a नॉट स्क्वायर क्या है, एक सोर्स की वजह से इंटेंसिटी, जिसको हम आई नॉट कह रहे हैं, इसको हम आई नॉट कह रहे हैं, तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास में 4i नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई टू। ये हमारे पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर हमने दोनों सोर्स इक्वल इंटेंसिटी आई नोट के लिए हैं तो ऐसा होगा। अब अगर मैक्सिमा लेना है तो मैक्सिमम वैल्यू, इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 1 ही तो होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i नॉट हो जाएगी। cos की मिनिमम वैल्यू वैसे तो -1 होती है, पर स्क्वायर हो रहा है ना, तो वो तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब अगर इसको मुझे मिनिमम, तो इसकी स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू तो 0 है आनी है, तो इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी 0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i नॉट, तो ये बात हो जाएगी। और तब ऐसे में अगर हम सोचें तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो एवरेज इंटेंसिटी कितनी, एवरेज इंटेंसिटी तब होगी जब दोनों का सम करना होता है। एवरेज में तो दोनों का i1 प्लस i2, दोनों ही i नॉट है, तो एवरेज इंटेंसिटी तो रहेगी 2i नॉट और मैक्सिमम हो जाएगी 4i नॉट और मिनिमम हो जाएगी 0। और ये हमारा इंटेंसिटी वेरिएशन मिल जाएगा मैक्सिमम। और ये एवरेज वैल्यू, वही एवरेज वैल्यू कब आनी है भाई, पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2, ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 2, 2 पाई पे मैक्सिमा हो जाएगा, 0 पे मैक्सिमा हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, और ये डिस्ट्रक्टिव का मिनिमा है, ये कंस्ट्रक्टिव का मैक्सिमा है। और इंटेंसिटी वेरिएशन हमारा 4i नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अब हम चाहें तो एम्पलीट्यूड से जा सकते हैं, फॉर्मूले से जा सकते हैं, वेक्टर्स को हेल्प ले सकते हैं। क्लियर आइडिया है, फेज डिफरेंस को हमें बता दे, एम्पलीट्यूड हमें बता दे, वेक्टर सम कर लो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, स्क्वायर कर लो, इंटेंसिटी आ जाएगी। ये हमारी अप्रोच रहे तो हमें कहीं कोई बड़े फार्मूले भी याद करने नहीं पड़ेंगे। और अब देखिए, जैसे हम कहें कि मान लीजिए हमने स्पेशल केसेस लिए, दो हमारे पास सोर्स लिए, अब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम लिए। अब देखिए, ये दोनों वेक्टर मैंने एक तरफ बनाए, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फेज डिफरेंस 0। क्या दो वेक्टर का जोड़ नहीं जानते क्या अपन, बोले हाँ सर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ए नॉट है दूसरे का ए नॉट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a नॉट, ये 2a नॉट हो गए, स्क्वायर कर दो भाई। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगी आर स्क्वायर के हिसाब से, ये हो जाएगा 4a नॉट स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं 4i नॉट। ये हमारे को इंटेंसिटी अभी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी व्हेन फेज डिफरेंस इज 0। और अगर हम इसमें कहें कि ये a नॉट है और ये भी a नॉट है, अब ये कितना है डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है 60 डिग्री का,
आपने वेक्टर पढ़े हैं, दो इक्वल वेक्टर सॉरी 60 डिग्री पर हो, क्या होता है रिजल्टेंट? a√3, याद आ गया? a√3, तो वही हमने यूज किया, a√3 रिजल्टेंट हो गया। और स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने से इंटेंसिटी आएगी, तो वही आएगा 3 का अंडर का 3 का स्क्वायर से 3 हो जाएगा, a0 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा I0 हो गया, और हमारी इंटेंसिटी मिल गई 3I0। अगर कोई कहे दो वेक्टर हैं या दो वेव है, उन्हें फेज डिफरेंस π/2 का है, π/2, देखिए दोनों में π/2, π/2 भी इक्वल में, क्या हम एडिशन नहीं जानते क्या? सिंपल, a√2, 90 डिग्री पे √2 लगता है, a√2, और आप देखिए इसका स्क्वायर करने से वो आ जाएगा a0 स्क्वायर और इंटू 2, ये मेरी इंटेंसिटी हो जाएगी, और ये a0 हमारा I0 हो गया, और इंटेंसिटी हो गई 2I0। इसका मतलब हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि दो एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तो कैसे रिजल्ट निकालें, वेक्टर सम करें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें, स्क्वायर करने से इंटेंसिटी आ जाएगी। और यही एंगल अगर हमारा जो है 120 डिग्री का है, आप जानते हैं दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होते हैं तो ए और ए मिलकर ए बनेगा। 120 डिग्री पे आपने वेक्टर सम सीख रखे हैं, तो a0 और a0 120 डिग्री पर a0 ही होता है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और स्क्वायर से इंटेंसिटी आ जाएगी। और 180 डिग्री पर अगर ये है, ये फिर अगर हमारा इन दोनों में 180 डिग्री का अंतर है, 180 डिग्री की बात अगर हम करें, 180 की बात हम करें, दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे, और अगर ये अपोजिट हुए तो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां हमें 0 इंटेंसिटी मिल जाएगी। और ऐसे ही आगे भी हम बात कर सकते हैं, जो वेरिएशन इधर आ रहा है वही वेरिएशन इधर आता है, तो एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो जो रिजल्ट इधर 60 डिग्री पर है वही रिजल्ट यहाँ 300 डिग्री पर, इधर से देखेंगे तो 300 हो जाएगा। जो रिजल्ट हमारा 90 डिग्री पर है वही रिजल्ट यहाँ 270 डिग्री पर हो जाएगा। तो सिमेट्री हम देख सकते हैं, जो रिजल्ट हमारा 120 डिग्री पर है वही रिजल्ट यहाँ पर इधर से मेजर करने पे 240 पे मिल जाएगा। और इस तरह से आप इंटेंसिटी वेरिएशन की बात कर सकते हैं कि भाई फेज डिफरेंस अगर हमें दे दिया जाए और एम्पलीट्यूड हमें दे दिए जाए तो पहला काम हमारा ये होगा, हम वेक्टर टेक्निक से एम्पलीट्यूड ले लें, या हमारे पास फॉर्मूले भी हैं। हमें जो है हमारे को मालूम है कि a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। हमारे पास इंटेंसिटी के फार्मूले भी हैं, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमारा डेल्टा फाई कांस्टेंट रहता है इंटरफेरेंस जब हम देखते हैं, और उसी की वैल्यू से हम फिर इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं। विजिबिलिटी देखना होता है तो कोशिश करते हैं कि अच्छी विजिबिलिटी रहे, 100% विजिबिलिटी रहे, तो जो हमारी सुपर इम्पोजिंग वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड इक्वल ले लें। पर फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, और उसके लिए दोनों वेव जो आप सुपर इम्पोज करवा रहे हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, और वो तभी और उनका जो इनिशियल फेज का जो डिफरेंस है दैट शुड आल्सो नॉट चेंज विद टाइम, और उसके लिए हमें एक सोर्स से 2 सोर्स बनाने चाहिए। और इसी सीक्वेंस में हम जंक्शन से डबल स्लिट पे आगे बात कर सकते हैं अब कि वहाँ क्यों हम एक पिन होल के सामने 2 पिन होल रखते हैं, वो आगे हम बात करते हैं। पर ये जो हमने डिस्कशन किया है इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब अपन लेकर के इस सब पॉइंट को और क्लियर करना चाहेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिसमें हमने ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, वेव इक्वेशन को देखा, उससे रिलेटेड हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर हम अगली स्टेप में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। देखिए पहली प्रॉब्लम अपनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं तब वहां पर हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी रहती है, क्योंकि अगर वाइट लाइट टाइप की हमने ले ली तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की लाइट रहेगी, तो किसी का कहीं मैक्सिमा कहीं किसी का मिनिमा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो ब्राइट डार्क एकदम हमारे को उतने क्लियरली नहीं मिलेंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स कौन सा अच्छा? सोडियम लाइट की बात भी हम करते हैं, कैडमियम लाइट की बात भी हम करते हैं। देखिए ये भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, कैडमियम लैंप से आने वाला लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। पर लेजर सबसे बढ़िया है, लेजर इज हाईली मोनोक्रोमेटिक सोर्स। वो तो कोहेरेंसी के पर्पस से ही हमने इसको डिजाइन वगैरह किया है।
तो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है लेजर। ऑर्डिनरी जो अपने बल्ब वगैरह होता है ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। जैसे अपन ने कोई बल्ब जलाया, उससे जो लाइट आती है उसमें सभी इस तरह की फ्रिक्वेंसी रहती है, तो व्हाइट लाइट अपन कह सकते हैं, हैविंग ऑल द वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक मतलब हैविंग ओनली वन वेवलेंथ, और उसमें भी हाईली मोनोक्रोमेटिक कौन होता है? लेजर होता है। तो इसमें अपना आंसर हमें देना है लेजर, विच इज बेस्ट फॉर एज फार एज मोनोक्रोमेटिसिटी इज कंसर्न। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइट y इक्वल टू एस एन ओमेगा टी। देखिए मैंने कहा था कि y डिस्प्लेसमेंट है और a एम्पलीट्यूड है, पर किस चीज का डिस्प्लेसमेंट? आज हम अच्छी तरह समझते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E और B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो है डिस्प्लेसमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, क्योंकि लाइट अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। व्हाट शेप ऑफ वेव फ्रंट लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप? देखिए हमें सोर्स का शेप मालूम नहीं, जैसे कोई डिस्टेंट स्टार से लाइट आ रही है, हमें नहीं मालूम उसकी शेप क्या है, पर बहुत दूर से जब लाइट आती है तो पैरेलल से लाइट हो जाती है। और हमने डिस्कस किया था पैरेलल लाइट में जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है। तो शेप चाहे हमारा सोर्स का कुछ भी हो, लेकिन जब वो बहुत दूर होता है तो वहां से जो हमें लाइट मिलती है वो लाइट हमारी पैरेलल लाइट होती है, और ऐसे केस में हमारा वेव फ्रंट प्लेन होता है। तो डिस्टेंट सोर्स अगर है, शेप जो भी रहे, वेव फ्रंट हमें प्लेन मिलता है। क्वेश्चन है यहां पर दो सोर्स है S1 और S2, और उनमें सेपरेशन है लैम्डा टू लैम्डा। हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा वी विल गेट? दोनों का इनिशियल फेज जो है सेम दिया हुआ है। देखिए दोनों के रस्तों में अंतर है 2 लैम्डा का। लैम्डा का डिफरेंस है लैम्डा पाथ से 2 पाई का अंतर आता है। 2 पाई 4 पाई इन पे मैक्सिमम मिलते हैं। चलो हम देखें मिनिमा मैक्सिमा कहां मिलेंगे। देखिए यहां अगर हम हैं बिल्कुल यहां, तो ये रास्ता और ये रास्ता बराबर है, पाथ में अंतर नहीं है, दोनों सेम फेज में है, पाथ डिफरेंस 0 है, इनिशियल फेज सेम है। हमारी इक्वेशन देखिए, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। क्या इन दोनों पाथ में कोई अंतर है? नहीं है ना। पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0। फेज डिफरेंस 0 का मतलब वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मैक्सिमा देंगे तो यह हमें मैक्सिमा मिलेगा। फिर अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो ये 2 लैम्डा से पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हुआ तो ये 2 पाई आ जाएगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा। तो देखो अगर मैं इसे एंगुलर पोजीशन पे जाता हूं तो ये रास्ते और इस रास्ते में अंतर अगर लैम्डा का हो गया तो हमें यहां फिर मैक्सिमा मिलेगा। फिर और इधर जाएंगे तो यहां पर ये इससे जो लाइट जा रही है और यहां से जो लाइट यहां जा रही है उनमें अंतर होगा कितना? 2 लैम्डा का। ये 2 लैम्डा का अंतर होगा, तो यहां भी मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब एक बात चीज और यहां हमने सीखने को मिली कि 2 सोर्स अगर हमारे पास है और उनमें जितनी दूरी होती है उनसे आने वाली लाइट में जो पाथ का डिफरेंस होता है, जितनी ये डिस्टेंस है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट इज द मैक्सिमम पाथ डिफरेंस दैट वी कैन हैव। इसका मतलब यहां ये पक्का है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन 2 लैम्डा है, तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता था? 2 लैम्डा। और वो भी कहां? एक यहां और एक यहां। तो 2 लैम्डा पे यहां ये 4 पाई हो जाएगा। जैसे इस पाथ डिफरेंस को आप 2 लैम्डा लिखोगे तो ये 4 पाई आ जाएगा, और 4 पाई से फिर मैक्सिमा आ जाएगा। यानी एक मैक्सिमा यहां भी होगा, एक मैक्सिमा यहां भी होगा, एक इधर भी कहीं होगा कि वो लैम्डा पाथ डिफरेंस वाले पे 2 पाई के अंतर से आ जाएगा। तो ये मैक्सिमा, और सिमिलरली सिमेट्री से अगर हम देखें तो यहां एक मैक्सिमा होगा, यहां मैक्सिमा होगा, यहां मैक्सिमा होगा, यहां के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, यहां के लिए लैम्डा हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम काउंट करें तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास में मैक्सिमास मिले। अगर हम मिनिमा देखें, मिनिमा कहां आता है? पाई पे। पाई के फेज डिफरेंस, पाई के लिए इस पाथ डिफरेंस को कितना लें? अगर इस पाथ डिफरेंस को मैं लैम्डा बाई 2 लेता हूं तो
तो डेल्टा फाई हो जाता है डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा और ये लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस कितना रहा? पाई फेज डिफरेंस हुआ पाई, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2। पाई मतलब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मिनिमम। लेमडा बाई 2 पे मिनिमम होता है, हमने सीखा था। 3 लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा यानी 3 पाई का फेज डिफरेंस होगा तो भी मिनिमा आता है। तो ये दो में, और वैसे भी दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, ये मिनिमा यहां आएगा 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये मैंने वो लोकेशन डाल दी जहां हमें मिनिमा मिलेंगे। तो लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में मिनिमा मिल जाएगा, 3 लेमडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस में मिनिमा मिल जाएगा, और 5 लेमडा बाई 2 की तो सिचुएशन आएगी नहीं क्योंकि 2 लेमडा से ज्यादा हो नहीं सकता। तो यहां 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, और इस तरह से हम मिनिमा और मैक्सिमा जो है बता सकते हैं कि इसमें हमें कितने मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में 2 वेव्स दे रखी। खास बात यह कि इनके इनिशियल फेज सेम नहीं है, और कहा है कि यहां मैक्सिमा लाना है। मैक्सिमा तब आ रहा है, और वो भी कहा हुआ कि डेल्टा फाई को 0 करना है, फेज डिफरेंस 0 चाहिए। भाई यहां तो फेज डिफरेंस है, ये पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 4 है। कौन लीड कर रहा है? ये एंगल कितना है? पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री। ये कितना है? पाई बाई 4 45 डिग्री। उसका फेज आगे है, ये पीछे लेग कर रहा है। अब फेज डिफरेंस है यानी ये फेज में आगे है, ये फेज में पीछे है। तो जो आगे है फेज में उसको बराबर लाएं इसके। लाइट तो यहां से भी ट्रेवल करके यहां पहुंच रही है, यहां भी ट्रेवल करके यहां पहुंच रही है। अगर ये रास्ता x1 बड़ा कर दें x2 से, थोड़ा उस लाइट को ज्यादा ट्रेवल करवा दें, तो उसकी जो लीड है एंगल की 15 डिग्री की लीड है उसकी, वो खत्म की जा सकती है ज्यादा चलवा के, क्योंकि मैंने बताया था आपको लाइट जितना ज्यादा चलेगी एनर्जी थोड़ा देर से पहुंचेगी और फेज में उतना ही लेग करेगी। तो अगर हम ये देखें ना, पहले कैलकुलेट करें फेज डिफरेंस कितना अभी है, तो इसमें अपन इसका फेज कितना है? पाई बाई 3। इसका फेज इनिशियल फेज है पाई बाई 4। तो फेज डिफरेंस जा रहा है, फेज डिफरेंस यहां से आ जाएगा हमारे पास में कितना? पाई बाई 12। ये हमारे पास में फेज डिफरेंस आ जाएगा। और ये फेज का डिफरेंस कितने पाथ से मैनेज हो सकता है? तो हम इक्वेशन जानते हैं। फेज डिफरेंस चाहिए अपने को पाई बाई 12, ये होता है इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अब आप देखिए यहां से ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई हमारे को लेमडा बाई 24। इन दोनों रास्तों में अगर लेमडा बाई 24 का पाथ डिफरेंस रहा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चली, तो जितना इसकी फेज एंगल ज्यादा था 15 डिग्री, वो पीछे चला जाएगा। और जब ये यहां मिलेंगे तो सेम फेज में मिलेंगे। हम इसको ऐसे यहां देख सकते हैं, ये फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन मैंने बता दी। पर खास बात इसमें जो ध्यान रखनी है, कौन बड़ा और कौन छोटा। तो वो बात अगर हम समझें तो ये फेज में आगे था, ये पीछे था, तो आगे वाले को थोड़ा पीछे करो ताकि सेम फेज में मिल जाए। इसकी फेज 60 डिग्री है इनिशियल फेज, इसकी 45 है, ये 15 डिग्री से लीड कर रही है। वो एक्स्ट्रा है, ये इसमें फेज आगे है इसका वेक्टर, उसको बराबर लाना है। ज्यादा चलाओ इस लाइट को थोड़ा सा, ताकि इसके साथ साथ हो जाए और दोनों यहां जब मिले तो सेम फेज में मिले और मैक्सिमा दे दें। ये हम यहां पे बात कर सकते हैं। देखिए यहां पर 2 इक्वेशंस लिखी हुई है, फेज दोनों के जो है चेक करें। यहां से चेक करोगे तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इक्वेशन में अंतर है। यहां साइन फंक्शन है, यहां कॉस फंक्शन है। हम जानते हैं कॉस फंक्शन पाई बाई 2 आगे होता है साइन फंक्शन से। तो अगर वहां नहीं अपन अंतर, यहां तो अंतर नहीं दिख रहा है। देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें तो यहां अंतर था, यहां अंतर नहीं था, लेकिन अब अंतर कहां है? यहां साइन है और यहां कॉस है।
इससे π/2 का अंतर आया। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम सवाल करते हैं कि भाई ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है और फंक्शन कौन सा है, साइन है, कॉस है, कई बार माइनस साइन भी रहते हैं, तो वो ध्यान में रख के आपने एसएचएम में सीखा भी होगा उसको फेज डिफरेंस देखना, वैसे देख करके ध्यान से फेज डिफरेंस निकालना जरूरी होता है। और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का दिखा हमें, π/2 का। इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 3, और इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 4। तो ये 3 है, ये 4 है, 90 डिग्री हमने एंगल बना दिया π/2 का। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया 5, यानी हमारी जो एम्पलीट्यूड बनेगी 5, और इंटेंसिटी कैलकुलेशन फिर हमें उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो मैंने ये दो प्रॉब्लम में खास तौर से दिखाने की कोशिश की। इनिशियल फेज जरूरी नहीं हमेशा सेम हो, अंतर भी हो सकता है, उसे जज करना पड़ेगा। वो अंतर कैसे हो सकता है, वो साइन कॉस के फॉर्म में भी वो आपको दे सकते हैं, और वो आपको एंगल के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसा भी वो दे, हमारा ध्यान इस बात पे जानना चाहिए फेज डिफरेंस कितना है, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन हमने और लिया है, कहा गया कि दो कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस। देखिए कोहेरेंसी तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, बिना कोहेरेंसी के हम सस्टेन पैटर्न ला ही नहीं सकते, तो कोहेरेंसी तो चाहिए ही चाहिए। दोनों सेम फेज में भी हैं और उनके बीच में सेपरेशन 2 लैम्डा का है। जैसे मैंने कहा ये S1 है, ये S2 है, और इनमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 लैम्डा है। अब एक बात है, मैं इसे कहीं भी चला जाऊं, एक लाइन ले रहा हूं मैं, ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग S1 S2 एंड पासिंग थ्रू S2, लाइन। अगर मैं इंफिनिटी पे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी ओकर्स, मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी। देखो फेज में तो है, इनिशियल फेज की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए या तो λ/2, फेज डिफरेंस पाई, पाथ डिफरेंस λ/2, हम जानते ही फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर मुझे पाई चाहिए तो पाथ डिफरेंस λ/2 चाहिए। इन दोनों में मैक्सिमम पॉसिबल पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। लेकिन मैं अगर यहां इंफिनिटी पे हूं, यहां इंफिनिटी पर हूं, तो S1 और S2 से अगर मैं जाता हूं तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर मैं इधर से चल के आता हूं, यहां इंफिनिटी पे तो 0 है, चलो ठीक है। फिर इधर कहीं आऊंगा तो यहां λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, एक यहां से लाइट में और एक इस लाइट में λ/2 का अंतर आ जाएगा, ये मिनिमा देगा। फिर और पास आऊंगा तो यहां कहीं पाथ डिफरेंस, इसमें लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, फिर ये मैक्सिमा देगा। और फिर जब यहां आऊंगा तो ये पाथ डिफरेंस इसमें और इसमें जब 3 λ/2 हो जाएगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 मिनिमा देते हैं ना, तो यहां फिर मिनिमा आ जाएगा। और यहां 2 लैम्डा की वजह से, यानी एक इंफिनिटी वाला पॉइंट मैक्सिमा जा रहा है और एक यहां वाला, पर बीच में 2 मिनिमा आ रहा है। पर सबसे पास वाला मिनिमा यहां है, जिसमें S1 से जो लाइट जा रही है और S2 से जो लाइट जा रही है, उनमें पाथ डिफरेंस कितना है, 3 λ/2 है। तो ये कैलकुलेशन हमें समझनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो अब अगर हम इसको बात करें, देखिए ये मैंने S1 S2 ले रखे हैं, ये 2 सोर्सेज, ये। अब इसमें देखिए ये S1 है, ये S2 है। इस डिस्टेंस को मैंने अगर x का है तो इसको x + 3 λ/2 क्यों लिया? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं λ/2 भी तो ले सकता था, पर λ/2 लेता तो वो दूर वाला पॉइंट आता। सबसे करीब वाला पॉइंट हमने देखा था, ये 2 सोर्सेस थे, ये 2 सोर्सेस थे, एक मिनिमा यहां भी आया था, एक मिनिमा यहां भी आया था। यहां पर इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस λ/2 का था, और यहां पर इसमें था 3 λ/2 का, और 2 लैम्डा से ज्यादा तो होना ही नहीं था, तो 2 ही तो मिनिमा मिल रहे। तो हमें चाहिए था पास वाला, क्योंकि हमें कहा गया है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और यही कहते हैं कि सबसे दूर वाली, तो हमें ये वाली जगह की बात करनी पड़ती। ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहां चाहते हैं। तो अब सॉल्यूशन है सिंपल सा, यहां हमने पाइथागोरस लगा दी है, ये स्क्वायर किया x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 4 λ²,
और ये हमने हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x लैम्डा। ये एक्स स्क्वायर से अपना एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये आ जाएगा 7/4 लैम्डा स्क्वायर 3x लैम्डा, और यहाँ की कैलकुलेशन हमें बता देगी x इक्वल टू 7/12 लैम्डा। तो इसमें जो खास बात रही, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को भी दिमाग में रखना है। एक खास बात सीखने को हमें ये मिली कि दो सोर्सेस के बीच में अगर सेपरेशन 2 लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस जो है इन्फिनिटी पर अगर हैं हम तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जितने आते जाएंगे पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ सकती है, पर वो कभी भी 2 लैम्डा से ज़्यादा नहीं होगी। जितना सोर्सेस के बीच में सेपरेशन होता है उससे ज़्यादा जो है अपना पाथ डिफरेंस नहीं आता है, 2 लैम्डा से ज़्यादा पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए जो प्रॉब्लम हमने ली है इसमें भी ये दो सोर्सेज है। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम। देखिए अगर हम इन्फिनिटी पे रहे ना, इन्फिनिटी पे रहे तो इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस हमें 0 लेना होगा, वो तो मैक्सिमम आएगा। फिर थोड़ा पास आए। देखिए इसमें एक बात जरूर है, मैं कहना चाहूंगा कि इनिशियल फेज सेम होना चाहिए। जो सवाल बना हुआ है इसमें हमें कहना चाहिए कि इनिशियल फेज सेम है, इसी बेसिस से बना हुआ है। अब हम इधर से चले तो पहली बार जब यहां कहीं हम पहुंचे मान लो, तब यहां पर और यहां पर हमें मिनिमा मिला, तो तब मिलेगा जब इसमें और इसमें, यहां तो इन्फिनिटी पे तो 0 था ना पाथ डिफरेंस, तो λ/2 आया होगा। फिर और इधर आएंगे लैम्डा आएगा, और इधर आएंगे 3 λ/2 आएगा। तो हमें तो क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, दूर से दूर वाला चाहिए, जहां इंटेंसिटी कैसी हो, मिनिमम हो। यानी दूर से दूर में, यानी यहां इसमें और इसमें अंतर कितने का हो, लैम्डा। तो ये अगर एक्स है तो ये कितना हो, ये λ/2, इन दोनों में अंतर λ/2 का होगा, तभी तो मैक्सिमा मिलेगा भाई। बस पाइथागोरस लगाना है। यहां से अगर हम बात करें पाइथागोरस लगाएं तो सवाल हो जाएगा। देखिए ये एक्स डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, और ये कितना लेना है, ये लेना है x प्लस λ/2, ताकि दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना का आ जाए, λ/2 का, और मिनिमम आ जाए। अब एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये है हमारे पास x प्लस λ/2 होल स्क्वायर, एक्सपांड किया a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो λ²/4 टर्म जो है हमारी नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि लैम्डा एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो स्क्वायर होने पे तो ये और छोटी हो जाएगी। तो हमारे को अगर हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो d² आ रहा है, और d² मीटर में बदला तो 10⁻⁴ होगा, और स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁸। और हमारी जो लाइट है वो दे रखी 600 नैनोमीटर की, तो वो हमने 6 × 10⁻⁷ मीटर में लिख दिया है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारे को x का वैल्यू मिलेगा, इट विल बी 1.7 सेंटीमीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेस से डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है और वो इंटरफियर कर रही है, इसका मतलब उनके एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो इतना है इंटेंसिटी का, तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, मैक्सिमा कब आए, मान लो एक का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, A1 और A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आती है, जब एम्पलीट्यूड ऐड होते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब एम्पलीट्यूड ऐड होकर के इंटेंसिटी लाने में तो हमें स्क्वायर करना होता है। तो देखिए इसको अगर हम सोचें तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा, इसका रेशियो हमें दे रखा है 25:1। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आ जाएगा, कौन सा एम्पलीट्यूड का रेशियो, ए मैक्सिमा और ए मिनिमा, क्योंकि आई मैक्सिमा ए मैक्सिमा से आएगी। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होगा तब इंटेंसिटी मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है,
A1 प्लस A2। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब हमारा एम्पलीट्यूड जो है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होता है? जब वेक्टर्स अपोजिट होते हैं। इसका मतलब A1 माइनस A2 ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और इंटेंसिटी के अंडर रूट करने से एम्पलीट्यूड का रेशियो आ जाएगा। यानी इसका अंडर रूट कर लूं अगर मैं, तो यहां से मुझे मिल रहा है आई मैक्सिमा से बदल जाएगा ये ए मैक्सिमा अपॉन ए मिनिमा। अंडर रूट कर दिया है मैंने इसका। इंटेंसिटी के अंडर रूट से एम्पलीट्यूड आ जाते हैं, इसका अंडर रूट करेंगे तो 5:1। ए मैक्सिमा कितना? जब वेक्टर साथ हो, वेक्टर साथ हो यानी A1 प्लस A2, तो हमें मिला A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। ये रेशियो आ गया 5:1। अब सिंपल सी सॉल्यूशन है, A1 और A2 का रेशियो पर निकाल सकते हैं। A1 A2 का रेशियो क्या आएगा? यहां से A1 और A2 का रेशियो अगर हम जाएं तो यहां से हम देखेंगे A1 और A2 का रेशियो लेकर के सीधा इंटेंसिटी रेशियो पर हम बात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में A1 और A2 का रेशियो, जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसको, तो A1 और A2 का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 3:2, और A1 और A2 का जब रेशियो हमारे पास में सॉल्व करने पे A1 और A2 का रेशियो जो होगा वो होगा हमारे पास में 3:2 हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए जैसे हमारे पास में इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी स्क्वायर कर लीजिए, इंटेंसिटी रेशियो हो जाएगा 9:4। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 का रेशियो आ गया, इसकी हेल्प से ये इक्वेशन आ जाएगी, A1 A2 का रेशियो आ जाएगा। A1 और A2 का रेशियो से स्क्वायर कर दीजिए, इंटेंसिटी के रेशियो पे पहुंच जाएंगे। तो एक सिंपल सी अप्रोच रहती है इस तरह के सवालों को जब हम करते हैं। ऐसे ही देखिए I1 और I2 का रेशियो हमें दे रखा है 4:1, और A1 और A2 जो मैक्सिमम है, A मैक्सिमम और A मिनिमम, इनका रेशियो क्या होगा, I का रेशियो क्या होगा, विजिबिलिटी क्या होगी। 3 क्वेश्चन हमने दिए। एक सिंपल से इंटेंसिटी का रेशियो 4:1 दे रखा है I1, और I2 का रेशियो दे रखा है 4:1। इंटेंसिटी किससे मिलती है? एम्पलीट्यूड से। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो लेना होगा तो क्या करूं? अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं A1 और A2 का रेशियो कितना आया? 2:1। अब मैक्सिमम अगर लेना होता है तो A1 प्लस A2, तो बहुत सिंपल सा तरीका, इन दोनों को जोड़ लीजिए A1 प्लस A2 से। और मिनिमा कब आता है? A1 माइनस I2, तो इन दोनों टर्म को माइनस कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं यहां से कि A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का रेशियो हो जाएगा 3/1, और ये हमारे पास में आ गया A मैक्सिमा और A मिनिमा का रेशियो। अब ये रेशियो आ गया, क्या करें? इसका स्क्वायर कर दें, इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा कितना? स्क्वायर करने से 3:1 को स्क्वायर किया 9:1। क्या हमें विजिबिलिटी चाहिए? हाँ, तो विजिबिलिटी बहुत सिंपल, मैक्सिमा मिनिमा के रेशियो से डायरेक्ट निकाल लो। विजिबिलिटी आती है I मैक्सिमा माइनस I मिनिमा। मैक्सिमा के लिए 9 है, मिनिमा के लिए 1 है, और I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा। कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। I मैक्सिमा I मिनिमा अपने आप आ रहा है 8/10। परसेंटेज में चाहिए, आ जाएगा 80%। तो हम बड़े यहां से समझ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। देखिए यहां पे हमने इसको दिखाया भी है, I1 I2 का रेशियो 4:1, अंडर रूट किया, A1 I2 का रेशियो 2:1। तो I मैक्सिमा और I मिनिमा का रेशियो जो जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा। इन दोनों का ऐड कर दें, मैक्सिमा हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर दें, मिनिमा हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने से इंटेंसिटी आ जाएगी, और इंटेंसिटी रेशियो से फिर हम हमारी जो है विजिबिलिटी देख सकते हैं।
यहां हमें दे रखा है आई मैक्सिमा आई मिनिमा का रेशियो और विजिबिलिटी पूछा है। अरे भाई बड़ी सिंपल है, विजिबिलिटी कितनी होगी? आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का डिफरेंस देख लो, 9 और 4 का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का सम देख लो, आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा, 9 और 4 का सम 13 इंटू 100। डायरेक्टली ऐसे कर लो, कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं आती, फार्मूला के चक्कर में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, डिफरेंस देखना है, सम करना है, रेशियो में चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब यहां से इस रेशियो से अगर A1 A2 का रेशियो चाहिए, I1 I2 का रेशियो चाहिए, तो आई मैक्सिमा, तो पहले ए मैक्सिमा पे जाओ, ए मैक्सिमा ए मिनिमा कहां से आएगा भाई? इसके अंडर रूट से। क्या रेशियो है? 3:2। इसको सॉल्व कर ले, 3:2 से मैक्सिमा और मिनिमा में क्या रेशियो बनेगा? ए मैक्सिमा ए मिनिमा 3:2 बनाए, कहां से आया 3:2? 9:4 से। ए मैक्सिमा होता कितना है? A1 प्लस A2। ए मिनिमा कितना होता है? A1 माइनस A2। क्या रेशियो है? 3:2। सॉल्व कर लीजिए, A1 और A2 का रेशियो निकाल लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे A1 A2 के रेशियो को, तो सिंपल तरीका रहता है, सम और डिफरेंस लेकर के 5:1 आ जाता है। तो 5:1 हमारा एक रेशियो आ जाएगा, 5:1। ये 5:1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करने से इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से आती है, तो 25:1 आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरी बात हमारे समझ में आ सकती है। कई बड़े बड़े फार्मूलों की जरूरत